ओके, चलिए तो अब थोड़ा सा आपको बताते हैं कि स्पेस आज के शो में क्या क्या होगा। हमारे साथ प्रशांत सावंत और आशीष बहेती पिछले शो से इस शो में कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा कविता जैन और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा से। और आज से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ खुल रहा है, जिस पर हम कंपनी के एमडी और सीईओ निमेश शाह से एक खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम में एक और स्टॉक, एक और फैंसी आईपीओ जहां पर निवेशक फंस चुके हैं और उसकी बातचीत होगी कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं। और निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर 26,000 पर सस्टेन कर रहा है इस समय। बैंक निफ्टी करीब करीब 270 पॉइंट ऊपर। हालांकि आज फिर से मिड कैप का जलवा है। मिड कैप इंडेक्स अब करीब करीब 0.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार जरा, 4:1 का एडवांस डिक्लाइन, इस पूरी स्विंग का अब तक का सबसे शानदार एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। अब जरा कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। केन्सटेक का एफ&ओ का टॉप गेनर करीब करीब 4% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक 3.5%, सम्मान कैपिटल 3.5%, दालमिया भारत, नैल्को, जीएमआर एयरपोर्ट्स, अशोक लेलैंड, टाटा स्टील, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बंधन बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर शानदार मोमेंटम। डिक्सन टेक ये भी मोमेंटम में। लूजर्स में ओरेकल फाइनेंशियल कल अच्छा चला, लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पर 1% नीचे। इसके अलावा कॉनकोर 1% नीचे। केफिन टेक यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई आज कल के बड़े मूव के बाद। और थोड़ी सी डिक्लाइन इस समय आपको आईटी स्टॉक्स में दिखाई देगी, खासतौर से इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा, जहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन है। श्योर, बिल्कुल। तो अभी तक के मार्केट के अपडेट्स हमने समझ लिए हैं, अब ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं। आशीष बहेती जी, प्रशांत जी हमारे साथ पिछले शो से मौजूद हैं और कविता जी और आशीष कयाल जी इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष कयाल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए, आपसे शुरुआत करेंगे इस वक्त के दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए, यहाँ पर मेटल्स में अच्छा खासा रुझान देखा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से हिंद कॉपर में एक अच्छा मूव यहाँ पर देखा जा सकता है। इसने एक फ्लैट पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट आज के दिन आते हुए नजर आ रहा है। तो हिंद कॉपर पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। स्टॉप लॉस 360 का लगाना होगा और टारगेट 390 के है। और स्विगी है जो हमने 2 दिन पहले भी दिया था, उसके बाद ये चला है और अभी भी ब्रेकआउट पे अच्छा रुझान दे सकता है। यहाँ से कंसोलिडेशन काफी अच्छा किया था और अपर रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो स्विगी पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 433 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 400 लेवल्स का। ओके, स्विगी यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना है। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी बताइए, आपकी क्या ट्रेड्स रहेंगे इस समय की? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ट्रेड भारत फोर्ज पर होगा। कल अच्छे एक मोरबोजो फॉर्मेशन के पास आज उसे कंफर्म करते हुए दिख रहा है। 1417 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है और ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एक स्मॉल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखता है। सो फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1435 1445 आप भारत फोर्ज पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1399 का। Another is from AutoPack, that is Mahindra and Mahindra पर मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेवलप होते हुए दिख रहा है यहाँ। सो फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3700 3730 के प्राइस टारगेट के लिए M&M पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3660 का। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारत फोर्ज का बिग स्टॉक्स भी में शुमार था। भारत फोर्ज ये अच्छा करता हुआ। कविता जी के दो ट्रेड्स हो गए हैं। प्रशांत जी, आपके इस वक्त के दो ट्रेड्स? तो श्रेया, फर्स्ट ट्रेड में कंटिन्यू करना चाहूंगा। ओबरॉय रियल्टी रेकमेंड किया था करीबन 1660 के आसपास, अभी 1675 चल रहा है। सो अभी जो स्टॉप लॉस होगा वो रखेंगे 1655, 1655 1650 के जोन में। टारगेट होगा 1720 1725 1725। नेक्स्ट पिक होगा लॉरस लैब्स। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आ रहा था और मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक टेक ऑफ हो सकता है। करीबन 1025-26 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1010 1010। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1060 1060। ओके, आशीष बहेती जी, आपकी दो ट्रेड्स? जी अनुज जी, पहली ट्रेड रहेगी एसआरएफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एसआरएफ अब एक अहम क्रूशियल लेवल को अप्रोच कर रहा है, जो 200 डेमो को सरपास कर रहा है और 3000 जो कि कॉल राइटर का जोन है उसको चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट दे रहा है डेली चार्ट्स पे। तो यहाँ पे 3090 3090 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 2960 2960 का एसएल मेंटेन करे।
दूसरा जो स्टॉक है दालमिया भारत थोड़ा स्ट्रेच आउट हो चुका है। हमने सुबह जब रिकमेंड किया था वहां से अच्छा एक मोमेंटम देखने मिल चुका है। तो कोई भी डिप आती है तो इसमें वापस खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस अब इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 2025 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 2120 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। एक बार केन्स वापस लेकर आइए, क्योंकि अब करीब करीब 4.5% ऊपर ये स्टॉक और डे हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। एक बार ज़रा लेकर आइए ज़रा। काफ़ी यहाँ पर आपको याद होगा बहुत शॉर्टिंग हुई है, और थोड़ा सा आज फिर से, कल भी शॉर्ट कवरिंग थी, आज भी अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग है। और इंटरेस्टिंग है इसमें वन वे कोलैप्स के बाद थोड़ा सा यहाँ पर अब देखते हैं ये रैली टिकेगी या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा। चलिए, हमारे साथ अब ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उनका मार्केट पर इस समय क्या व्यू बन रहा है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले आपसे इस स्पेस से शुरुआत करता हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन रही है पिछले एक महीने में, ईएमएस स्पेस। केस ने लीड किया इसको, लेकिन बाकी स्टॉक्स भी गिरे हैं। यहाँ पर क्या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बाइंग बनती है, या अभी भी ये स्टॉक्स काफ़ी महंगे हैं और शायद अभी भी इन्हें लेना फायदेमंद ना हो? आपका क्या व्यू रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, एक फंडामेंटल कॉल तो हमें सेक्टर पे लेना ही पड़ेगा, बट सेक्टर के कॉल से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट स्टॉक कॉल होती है, बिकॉज अच्छे सेक्टर में बुरे स्टॉक्स हो सकते हैं और नॉट सो ग्रेट सेक्टर में भी अच्छे स्टॉक्स निकल सकते हैं। तो अल्टीमेटली बिग पिक्चर ये है कि हमें इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो इकोसिस्टम है वो डेवलप करनी है। गवर्नमेंट सीरियस है, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड है, इनफ सब्सिडीज और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चर करें। तो हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज है, चाहे वो चाइनीज हो, कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हो या एप्पल जैसी जो कंपनीज हैं, वो बहुत ही बड़े पैमाने में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी कर रहे हैं और प्लान्स बहुत ज्यादा स्केल अप करने के हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म 3-5 साल की स्ट्रक्चरल हाई ग्रोथ स्टोरी है वो सेक्टर के लिए कुछ चेंज हुई है। ये बिल्कुल बरकरार है, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो डेफिनेटली है। फिर अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक आए तो देयर आर सम कंपनीज जो है वो काफी अच्छी तरह से अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही हैं, और जिनकी कैपेक्स जो प्लान्स हैं वो इतने हाई नहीं है, वो एक लो रिस्क जोन में आ जाती हैं। देन देयर आर मोर एम्बिशियस कंपनीज जो कहती है कि हम थोड़ा गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे और पीएलआई स्कीम जो सेमीकंडक्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो पीसीबी असेंबली वाली जो इकोसिस्टम है, उसमें हम गवर्नमेंट्स के साथ करके भी कैपेक्स सब्सिडी वगैरह लेके सेमीकंडक्टर में जाएं या अलग सेक्टर, तो वो जो कंपनी है वो थोड़ी हाई रिस्क हो जाती है, क्योंकि उनकी फिर जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैश फ्लो नेगेटिव हो जाती है फॉर अ शॉर्टर टर्म। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएंगी। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स जब यूफोरिया में होती है तो सारी जो रिस्क हैं वो इग्नोर करती है। जब मार्केट करेक्शन में आती है तो रिस्क और हाईलाइट हो जाती है और स्टॉक्स ज्यादा करेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जो जो सही है वो समवेयर इन मिडिल है। तो डेफिनेटली सेक्टर का कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ब्राइट है। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी करेक्शंस हुई हैं, और जब करेक्शंस होती हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो अपनी जो रिस्क एपेटाइट है, अपनी जो एनालिसिस करके ये सेगमेंट में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। ईएमएस स्पेस का हमने जिक्र कर लिया, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर व्यू जानना चाहूंगी आपसे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई फोन पर, एक पॉजिटिव सिग्नल मिला आज मार्केट को, और ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स भी देखें आप वो चल रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट पर फिलहाल क्या व्यू बन रहा है, और क्या अब जो 2025 जैसा रहा, अब 2026 की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे तो क्या एक बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद की जाए? नमस्कार श्रेया, डेफिनेटली, क्योंकि जैसे आपने कहा एक अच्छी प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों देख चुकी है मार्केट। तो एक बेस जो है वैल्यूएशन का या तो अर्निंग्स का, वो एक लो लेवल पे हम सेट करके 2026 को एंटर कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर 2026 को एंटर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कंप्लीटली रिस्क फ्री जोन में नहीं है मार्केट। जो हमारी रिकवरी है, जो हमारी मैं कहूंगा रूरल रिकवरी है, वो अच्छी हो रही है, लेकिन क्या ये सस्टेन करेगी वो हमें देखना है। तो मैं कहूंगा कि बैंकिंग क्रेडिट जैसी जो पैरामीटर्स है, जो एक ब्रॉड इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स की जो अनाउंसमेंट्स हैं जो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करती है प्राइवेट सेक्टर सेंटिमेंट को, ये वेरिएबल्स हमें मॉनिटर करने चाहिए। बैंकिंग क्रेडिट हम पिछले 1-2 महीने देखें तो एक 9-10% की ट्रेजेक्टरी से 12% की क्रेडिट ग्रोथ पे आ चुके हैं।
अगर ये सस्टेन होता है तो एक बहुत अच्छा सिग्नल मिलेगा मार्केट को। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी हमें ग्रीन शूट्स दिख रही हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, ईएमएस स्पेस है, केमिकल स्पेस है, फार्मा स्पेस है, ऐसे काफी सारी स्पेस है जहां पे प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड है, आ रही है, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। ये भी अगर सस्टेन हुआ तो मेरे ख्याल से एक सिक्युलर ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस का मुझे इतना डर नहीं है अभी। फंडामेंटल भी काफी साउंड है। एक एफआईआई जो सेलिंग है वो बंद होए, ट्रेड डील हो जाए एंड ये सस्टेन हो जाए तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है हमें 2026 में। ओके, मेरी जी, इस समय एक स्पेस जहां पर काफ़ी पैसा बना है वो है कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई स्पेस। यहाँ पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्या इन लेवल्स पर? ये तो हमारा वन ऑफ द प्रेफर्ड सेक्टर्स है ही, क्योंकि ब्रॉड थीम तो यही है कि जैसे इनकम लेवल्स और सेविंग्स बढ़ते हैं तो जो सेविंग्स और इनकम लेवल को केटर करती है सेगमेंट्स जैसे कि ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, फिर उसमें फिर एक्सचेंजेस आ जाती हैं, डिपॉजिटरीज आ जाते हैं, आरएनटी एजेंट्स आ जाते हैं। सारी जो इकोसिस्टम है जो सेविंग्स और कैपिटल मार्केट के लिंक्ड है वो बैंकिंग सिस्टम या बाकी सब फाइनेंशियल्स से ज्यादा ग्रो करेगी ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। तो अगर हमें लगता है कि ये डेमोग्राफिक ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, मुझे कोई रीजन नहीं लगता है कि ये सस्टेन क्यों नहीं करेगा। तो एक ये जो सेगमेंट है कैपिटल मार्केट लिंक, वो एक हाई ग्रोथ सेगमेंट रहेगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। ये हमारा डेफिनेटली प्रीफर्ड सेगमेंट रहेगा। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स प्रिफर्ड है मीर जी, लेकिन जिस तरीके से कमोडिटीज परफॉर्म कर रही है, पूरा आप देखिए, मेटल्स देखिए और प्रेशियस मेटल्स देख लीजिए, सिल्वर एंड गोल्ड, तो यहाँ पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है क्या हाल फिलहाल में? कमोडिटीज में हमारी प्रेफरेंस प्रेशियस मेटल्स पे ज्यादा है। स्टील और एनर्जी, ऑयल एंड गैस, वो सेगमेंट्स में हम अंडरवेट रहते हैं टिपिकली, क्योंकि हमें ये सिक्युलर ग्रोथ वाली सेगमेंट्स नहीं लग रहे हैं। प्रेशियस मेटल में स्टोरी मोर मॉनेटरी, जो ग्लोबल पॉलिसीज अपनाई गई हैं गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के, वो मनी प्रिंटिंग वाला जो गेम कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रेशियस मेटल्स को एक सिक्युलर टेलविंड सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल रहा है। और प्रेशियस मेटल्स खेलने के लिए डायरेक्ट कमोडिटीज कंपनीज कम है इंडिया में, तो हम इनडायरेक्टली फिर उनको गोल्ड फाइनेंसियर्स उस तरह से ज्वेलरी कंपनीज वगैरह से प्ले करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ट्रेड डील को आप कैसे देख रहे हैं और इससे जुड़े हुए स्पेसेस में, सेक्टर्स में कोई अपॉर्चुनिटीज हैं क्या आपके हिसाब से? सर्टनली, एक तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ट्रेड डील काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न सिर्फ इकोनॉमी को फायदा या नुकसान होता है, लेकिन एक ग्लोबल सेंटिमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कॉर्पोरेट्स टुवर्ड्स इंडिया, वो भी एक ये ट्रेड डील से डिटरमिन होता है। तो मेरे ख्याल से एफआईएस की जो सेलिंग हम देख रहे हैं बहुत सारे महीनों से, ये पार्टली लिंक टू द ट्रेड अनसर्टेनिटी भी है, और अगर वो ठीक हो जाती है, डील हो जाती है, तो एफआईआई की जो कंटिन्यूस सेलिंग है वो जो हो रहेंगे मार्केट पे, वो भी कम हो सकता है। तो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ट्रेड डील रेलेवेंट है काफी इंडिया के लिए। उसके लिंक जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल, उसमें बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज टू चूज फ्रॉम इतनी नहीं है, लिक्विड है, स्मॉल कैप्स वगैरह है। लेकिन जो बिगर थीम्स है जैसे कि हम देखिए ऑटो एंसिलरीज हैं, या तो फिर फार्मास्यूटिकल्स में, सीडीएमओ में, ये सब कंपनीज पे अगर देखें तो एक ओवरहैंग आ गया था, वो लिफ्ट हो सकता है। और एंड डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, ओवरऑल मार्केट को तो डेफिनेटली सेंटिमेंटल फायदा हो सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मिहिर जी, और इन सब टॉपिक्स पर आप से बात हुई, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। चलिए, कैपिटल मार्केट की थीम की बात हुई थी, उसी स्पेस से जुड़ा हुआ है हमारा अगला डिस्कशन। आज से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जी हाँ, एक रेनाउंड एएमसी, इसका आईपीओ खुल रहा है। आईपीओ के जरिए कंपनी की करीब 10,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये पूरा का पूरा ओएफएस है, लेकिन इसमें जो स्टेक सेल हो रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है जो इसके फॉरेन प्रमोटर हैं, प्रूडेंशियल कॉर्प, जो करीब करीब 10% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आईपीओ और कारोबार पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ निमेश शाह मौजूद हैं। निमेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है, और अब आपका आईपीओ आ रहा है, ऑब्वियसली ओएफएस है ये। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रूडेंशियल ये 10% हिस्सा बेच रहा है, इसके बाद आगे जाकर दोनों प्रमोटर्स की तरफ से स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है?
सी इट्स ये 51-49 जॉइंट वेंचर है. सो अभी प्रूडेंशियल ने, अगर आपने देखा होगा, प्री आईपीओ भी उन्होंने सेल किया है. सो 2% आईसीआईसीआई बैंक ने खरीदा है, तो 2% आईसीआईसीआई बैंक 51 से 53% हो गया. और ये पूरा और 2.5% उन्होंने बाकी इन्वेस्टर्स को बेचा है. राइट, दिस इंक्लूड्स इंश्योरेंस कंपनीज इन द कंट्री. अबू धाबी का एक सोवरेन फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज है और कुछ नामी इन्वेस्टर्स है. उन्होंने 2.5%, और ये सारा जो आईपीओ प्राइस है वही प्राइस पे प्री आईपीओ भी हुआ है. सो 4.5% दे हैव डन. और अराउंड 9.9% का पब्लिक इशू हो रहा है. बिल्कुल. सो तकरीबन 12.5% उन्होंने कर दिया है. पर सेबी की गाइडलाइंस है कि 3 साल या 5 साल में, आज जो गाइडलाइंस है 5 साल में उनको 25% पब्लिक को देना है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो जो आईसीआईसीआई बैंक को बेचा है मार्केट प्राइस पे, अब आज की आईपीओ प्राइस पे, वो गिना नहीं जाएगा. Okay. तो 12.5% उनको और बेचना है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years एज द गाइडलाइन स्टैंड टुडे. एंड इफ अगर वो समय बढ़ता है तो जिस प्रकार से सेबी की गाइडलाइंस होगी उस प्रकार से उनको बेचना है. तो आईसीआईसीआई बैंक लेकिन 53 पे ही रहेगा या फिर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से और इंक्रीज करेगा? आईसीआईसीआई बैंक ने क्लियरली बोला है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज को कम्युनिकेशन हुआ है उसमें उन्होंने बोला है कि ये कंपनी आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी ही रहेगी. तो उसके लिए मिनिमम 50% तो उनको रखना ही है ये कंपनी में. 53% इसलिए उन्होंने किया है कि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ईसॉप देते हो तो भी उनके 50% से नीचे ना चला जाए, इसलिए उन्होंने खरीदा है. अच्छा, आपकी कंपनी, ऑब्वियसली हम कितने सालों से आपसे बात कर रहे हैं. एक आपकी और नरेंद्र जी की एक जोड़ी है जो हम काफ़ी समय से आपसे बात करते आए हैं. मार्केट एक चीज़ ये भी जानना चाहेगा कि अब नरेंद्र जी का जो रिटायरमेंट है वो कैसे प्लान्ड है, और क्योंकि वो देश के सबसे शानदार फंड मैनेजर्स में से एक है, ऑब्वियसली काफ़ी पैसा आईसीआईसीआई एएमसी में काफ़ी लोग पर्सनालिटी के बेसिस पे भी इन्वेस्ट करते हैं. तो आगे जाकर जब उनकी एग्जिट होगी तो उसको आप कैसे स्मूथली, उसको सक्सेशन प्लानिंग कैसी रहेगी? सो मैंने इन्वेस्टर्स को भी हमेशा बोला है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी हमेशा बोला है कि कोई पर्सनालिटी बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए. वो तो गलत बात ही है. तो इन्वेस्टर्स को भी आज मैं बोलूँगा कि पर्सनालिटी बेस पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की आप स्ट्रेंथ देखिए और वो स्ट्रेंथ के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए. कोई पर्सनालिटी बेसिस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब प्रोफेशनल्स हैं. आईसीआईसीआई इज अ कंप्लीटली प्रोफेशनल कंपनी ड्रिवन बाय प्रोफेशनल्स. वी रिपोर्ट इनटू प्रोफेशनल्स. दैट्स द सेटअप. देयर इज नो मालिक, यहाँ कोई नहीं है. बिल्कुल. राइट. सो इट्स अ प्रोफेशनल कंपनी एंड ऑल प्रोफेशनल्स विल रिटायर वन डे. वेदर इट हैपेंस 1 year डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिस्कशन. पर पैसे तो आपके मेरे पास लंबे रहेंगे ना, उससे कोई भी प्रोफेशनल से लंबे ही रहने वाले हैं. तो फर्स्ट है कि किसी को देखिए मत कीजिए. एज फार एज रिटायरमेंट इज कंसर्न, नरेन और एनी ऑफ द आर ऑन द बोर्ड. नरेन और माय सीआईओ हैज ऑलवेज बीन. पहले नीलेश शाह जी हमारे साथ थे, वो सीआईओ थे, वो भी बोर्ड पे थे. वो उन्होंने भी छोड़ दिया था और उसके बाद कंपनी ठीक ही चल रही है. राइट. तो नीलेश वॉज अ वेरी गुड पर्सन टू वर्क विथ, बट ही वेंट अनदर प्रोफेशनल के. Right. Similarly, at some point of time, Naren will also go, no? So, पर there is enough bench strength in the company. अगर हमारी कंपनी में हमने हमेशा किया है, जो भी हमारे पास फंड्स है वो अलग अलग स्टाइल में मैनेज होते हैं. सारे एक स्टाइल में नहीं होता है. सो एक फंड मैनेजर कभी 1/3 से ज़्यादा पैसा मैनेज नहीं करता है. आज नहीं, लास्ट 15 साल देख लीजिए, हमने कभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AUM होने नहीं दिया है. राइट. सो एनी पर्सन इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल विल नॉट मैनेज मोर देन 1/3 ऑफ द मनी, बिकॉज देर आर डिफरेंट, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं पैसे बनाने के मार्केट में. तो एक तरीका होता है कि वैल्यू स्टाइल में, जो शायद नरेन की स्टाइल है, कि वैल्यू और कॉन्ट्रा नरेन की स्टाइल है, पर उसमें 1/3 पैसा ही लगता है. बाकी देर आर फंड मैनेजर्स. अनीश है, अनीश क्वालिटी स्टाइल है उसकी, एकदम क्वालिटी कंपनी में एकदम डिसिप्लिन वे में ही इन्वेस्ट करेंगे वो. तीसरा है ग्रोथ स्टाइल. आनंद शाह ग्रोथ स्टाइल है, रजत ग्रोथ स्टाइल है, मितुल ग्रोथ स्टाइल है. सो देर आर वेरियस फंड मैनेजर्स इन द कंपनी. देर आर 15 फंड मैनेजर्स इन द कंपनी. और सो नरेन के साथ भी हर फंड में और कोई जुड़ा हुआ है. कोई इहाब इज वर्किंग विद नरेन सिंस लास्ट 12 years. देर इज अनदर पर्सन, धर्मेश इज वर्किंग विद नरेन सिंस 8 to 10 years. सो हर फंड के साथ लोग जुड़ते हैं. देर इज इनफ टैलेंट विद इन द कंपनी टू टेक ओवर whenever Naren moves on or whenever Naren retires. So let's not talk about personalities. आपके दर्शकों को भी मैं बोलता हूँ, ना तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एक पर्सनालिटी के बेसिस पे, ना तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए एक पर्सनालिटी बेसिस पे. चलिए, खैर, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि टीम को सहवाग भी चाहिए, द्रविड़ भी चाहिए, तेंदुलकर भी चाहिए.
तो सबके कॉम्बिनेशन से ही टीम बनती है। आपके बिजनेस में अब पिछले कुछ समय में ग्रोथ ज़बरदस्त आई है, क्योंकि पूरा का पूरा एक पोस्ट कोविड रिटेल का एक जमावड़ा लग गया है। म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमने देखे ही हैं, महीने दर महीने SIP की बुक 29,000 करोड़ प्लस है, सारे नंबर्स भी इंटैक्ट हैं। लेकिन इसमें 2 रिस्क फैक्टर्स भी जुड़े हैं, मैं उन 2 रिस्क फैक्टर्स की बात करूंगा। सबसे पहले जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है TER को लेकर, और उसको लेकर सेबी ने सुझाव मांगे हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल कंसल्टेशन पेपर था उससे शायद काफ़ी वाटर डाउन सेबी के फाइनल प्रपोजल्स होंगे। सबसे पहले तो उसको हैंडल कर लेते हैं। उसमें इस समय कहाँ पर मामला है और आपका क्या व्यू है उस पर? देखो, हम लास्ट 18 साल से ये बात कर रहे हैं कि सेबी के ये प्रपोजल से क्या होगा, राइट? हमने ये बात बहुत बार की है, CNBC आवाज़ पे भी आके मैंने बहुत बार ये बात की है। सो मुझे लगता है दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन मैनेज ब्रिलियंटली बाय सेबी। रेगुलेशंस हमारे जो है, आई थिंक दुनिया में सबसे अच्छे रेगुलेशंस है। जिस तरह से हम डिबेट कर सकते हैं हमारे मार्जिन अच्छे है कि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन अच्छे है कि नहीं, पर इस पर कोई डिबेट नहीं है कि कस्टमर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया सेबी ने। तो आज ये इंडस्ट्री का ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, राइट? हमने बहुत बार बात की है कि सेबी के नए रेगुलेशन है उससे क्या होगा। आई डोंट थिंक जितना हम कम चार्ज करते हैं ना, हमारा सारा चार्जेस आर आल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू द इंडस्ट्री। जितना हम कम चार्ज करते हैं उतना हमारे बिजनेस के लिए बेटर है। जितना कम चार्ज करोगे उतना कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ते हैं। अगर आज इंडस्ट्री के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, it is because the regulation has been very strict on what we charge to the customers. So I think always changes from SEBI have been very very welcome by the industry. Right now also हम बहुत बात कर रहे हैं SEBI के साथ, ऐसा कोई, I think it is more of rationalization that SEBI is doing rather than affecting somebody's profitability. I don't think, I think we'll be able to discuss it out and SEBI is quite giving us a year on नहीं, that. बिल्कुल इसलिए कि वो जरूरी होता है ना निमेश जी, कि आप CEO हैं और अब आप एक लिस्टेड कंपनी के CEO होंगे, तो उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पर, रेवेन्यू पर इम्पैक्ट तो आएगा। नहीं, मेरा पॉइंट है कि अगर मार्जिन कम होते हैं, समझो अभी पहले तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि हो रहे हैं, पर अगर होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टॉप लाइन से उसको ये देश में जितने मार्जिन कम, मेरा एक फिलोसफी है, जितने मार्जिन कम होते हैं उतना वॉल्यूम देश में इतना बढ़ता है कि प्रॉफिट बढ़ता ही है। लास्ट 5 साल में भी हमारे म्यूचुअल फंड में मार्जिन कम ही हुए ना। मेरे जैसे जैसे फंड बड़े होते जा रहे हैं, मेरे मार्जिन कम होते जा रहे हैं। तो मार्जिन कम हो रहा है पर मेरा प्रॉफिट। लेकिन वॉल्यूम इंपैक्ट आपको लग रहा है कि वॉल्यूम इंपैक्ट जिस तरीके से देश में, सर हम ICICI हैं, हम तो वॉल्यूम में मानते हैं, राइट? हम मार्जिन में नहीं मानते। तो हम कम चार्ज करते हैं कस्टमर को तो बहुत अच्छा है, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड 75,000 करोड़ का फंड है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड 75,000, वो तो बहुत कम चार्ज करते हैं पर वो तो बहुत प्रॉफिटेबल है। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम इज वेलकम एंड मार्जिन इज ओके। द लेसर वी चार्ज मोर प्रॉफिटेबल विल बी। ICICI बैंक कितना बड़ा डोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है? अराउंड 9% इज माई ऑफ द 100 रुपया। अगर 100 रुपया हम मार्केट में बेचते हैं, 9 रुपीज, तो मोर और लेस को बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है क्या? नहीं, अच्छा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। सब डिस्ट्रीब्यूटर इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक भी इंपॉर्टेंट है, ICICI बैंक भी इंपॉर्टेंट है, एक्सिस बैंक भी इंपॉर्टेंट है। सब डिप्लोमेटिक मत होइए, मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि 9%। मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ, मैं जेन्युइनली, अगर 9% है, 91% तो बाकी लोग ला रहे हैं ना, तो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब ICICI बैंक पे कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है, तो वो एज सच कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। नहीं, अपॉर्चुनिटी है। Whatever you are saying, I think ये बिजनेस में एक रिस्क है, the way I look at it। अगर आप रिस्क पूछ रहे हैं, ये धंधे में एक ही रिस्क है, हमारा फंड परफॉर्मेंस। जब तक फंड परफॉर्मेंस अच्छा है तब तक बिजनेस अच्छा है। अगर फंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बिजनेस अच्छा नहीं हो सकता है। आप गीता बहुत पढ़ते हैं क्या? भगवत गीता बहुत पढ़ते हैं क्या? नहीं, भगवत गीता ये तो सिंपल फिलोसफी। आपकी लग रहा है कि आप काफी स्पिरिचुअल हैं, आप मतलब हर चीज में फिलोसॉफिकल बोल सकते हो, फिर स्पिरिचुअल पता नहीं, पर फिलोसॉफिकल डेफिनेटली बहुत हूँ। फिलोसॉफिकल बहुत है। दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ब्लैक रॉक आ रहा है, जियो ब्लैक रॉक, और ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा फंड है ऑब्वियसली, और जियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नाम है। कंपटीशन को कैसे देखते हैं आप? कंपटीशन, थोड़े टाइम पहले 40 फंड थे, 43 फंड से हम बहुत टाइम तक, अभी 50 फंड है। तो मोर पीपल कम इन। आई थिंक दिस इंडस्ट्री कैन हैव मेनी मोर फंड्स, वो देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक एज लॉन्ग एज आप कस्टमर के लिए, मैं तो बोल रहा हूँ सेबी ने ऐसा प्रोडक्ट किया है कि अगर कस्टमर के लिए आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा। 90% ऑफ माई फंड्स आर बीटिंग बेंचमार्क। सो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट इनफाइनाइट है, बहुत पैसे है मार्केट में। 230 लाख करोड़ की तो बैंक डिपॉजिट है कंट्री में, राइट? हम तो केवल 80 लाख करोड़ है उसमें से,
राइट। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज देखिए म्यूचुअल फंड की साइज बैंक की तुलना में काफ़ी बड़ी है। तो अगर हम कस्टमर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर हम बेंचमार्क बीट कर रहे हैं तो पैसा आएगा। कंपटीशन, और कंपटीशन को भी आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सब ग्रो होंगे। आप मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ज़वेरी बाज़ार कैसे बना। एक दुकान ज़वेरी बाज़ार में होगा तो ज़वेरी बाज़ार नहीं बनता है, जब 20 दुकान हो जाती है तब लोग आने चालू हो जाता है। सो अवेयरनेस बढ़ रही है, द मोर पीपल कम इन द मोर इज द अवेयरनेस एंड दिस इज सच अ अंडर पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट। आई थिंक ज़्यादा म्यूचुअल फंड आने से ही हमारा सबका बिजनेस बढ़ा है। आई डोंट थिंक सो कॉम्पिटिशन इज वेलकम, दे कम विद न्यू आइडियाज़, they come with new distribution techniques, they come with new products. It's good that more competition is coming. Okay, it's good, more competition is coming. अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, और म्यूचुअल फंड की और आपके आईपीओ को तो हमने काफ़ी बात कर ली। इस समय मार्केट को लेकर आपका क्या नज़रिया बन रहा है? जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमने पिछले 1 साल में झेली है, रिटर्न्स बने ही नहीं हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मिड और स्मॉल कैप में तो निफ्टी भले 26,000 पर है, मिड कैप में तो मेरा पोर्टफोलियो 23,000 के लेवल पर आ गया। हम तो 1.5 साल से बोल रहे हैं। अगर हमारा मार्च 24 का आप एनुअल रिव्यू देखें जो हम मार्केट पे तो देते हैं, तभी भी हमने बोला था मिड कैप से बाहर निकल जाइए, राइट। सितंबर 24, अक्टूबर 24 में हमारा सीआईओ का वायरल भी हो गया था जब उन्होंने, मुझे याद है। हाँ। तो वी हैव, हमारा कम्युनिकेशन हैज बीन वेरी क्लियर। रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे लार्ज कैप अच्छा लगता है। आज भी हमको रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की तुलना में अच्छा लगता है, क्योंकि आप पी रेशो देख लीजिए लार्ज कैप के और मिड कैप, स्मॉल कैप के, तो रिस्क कहाँ ज़्यादा होता है। तो वी आर तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं, आईसीसी प्रूडेंशियल, हम बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, वो सब बात करते हैं जिसमें हमेशा इक्विटी और डेट मिक्स करो तो वॉलेटिलिटी कम लगती है कस्टमर को। सो हमारा 25% मार्केट शेयर ये एसेट, डायनामिक एसेट एलोकेशन में है, तो हम तो सेफ वाले हैं, सेफ वाला म्यूचुअल फंड। दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू पोजीशन अवरसेल्फ। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट आपका आईपीओ के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये ICICI प्रू AMC, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप तो सोचिएगा और अपने ऑब्वियसली फाइनेंशियल एडवाइजर से व्यू लीजिएगा, लेकिन आईपीओ की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारी एक ख़ास सीरीज़ की। जी हाँ, ये कहाँ फंस गए हम। इसमें एक और बहुत ही फैंसी नाम की आज डिस्कशन होगी, ओला इलेक्ट्रिक। नाम तो याद ही होगा आपको, आईपीओ आया था बहुत ज़ोर शोर से, और उसके बाद उससे ज़्यादा ज़ोर शोर से स्टॉक को काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये काफ़ी पैसा बनाएगा। आप चार्ट रखिएगा ओला इलेक्ट्रिक का, ये इस साल का चार्ट है, करीब 58% नीचे है, और अगर इसका 2 साल का चार्ट लगा देंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना गिरा। आई थिंक 147 के हाई तक गया था, 157 के हाई तक गया था, और वहाँ से ये स्टॉक ज़बरदस्त गिरा है। आशीष के पास चलते हैं और समझते हैं ओला इलेक्ट्रिक की इस बम्पी राइड को। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। काफ़ी बड़ी गिरावट लगी है, निवेशकों ने बड़ा पैसा गंवाया है स्टॉक में। अगर आप देखें तो जैसे कि आप भी बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही स्टॉक में देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई 157 का था, वहाँ से अगर आप देखें तो 77% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इशू प्राइस था 76 रुपये का, वहाँ से देखें तो 50% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में फिलहाल आपको नजर आएगी। और आईपीओ के समय तो अलग ही क्रेज था, क्योंकि उस समय जो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक की बात कही जा रही थी कि ग्रोथ है, और ये तो बड़े मार्केट लीडर्स होकर सामने आए थे। 4.5 गुना से ज़्यादा का रिस्पॉन्स यहाँ पर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन तौर पर देखने को मिला। लेकिन आईपीओ के बाद इस स्टॉक में कहीं पर भी कोई भी रिलीफ रैली आपको देखने को मिली, सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही रही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो बड़ा सिग्निफिकेंट था जब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ट्वीट करके, यानी एक्स पर एक पोस्ट करके जानकारी दी कि कैसे सर्विस सेंटर्स में जो स्कूटर्स हैं पाइलअप होते जा रहे हैं और आफ्टर सेल सर्विस कंपनी की बड़ी खराब है। अब ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि उस समय भाव था 100 रुपये, उसके बाद कभी 100 रुपये का भाव इस स्टॉक में आपको देखने को नहीं मिला। इसके बाद अगर आप देखें तो एक और बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट इसी साल फरवरी में देखने को मिला, जब कंपनी ने अपने बिक्री के आंकड़े बताए और उसमें 25,000 यूनिट्स की जो है बिक्री बताई। लेकिन इसमें और जो वाहन का डेटा था, इसमें जमीन आसमान का अंतर था। तकरीबन 8,700 रजिस्ट्रेशन जो है वाहन के डेटा पोर्टल पर यहाँ पर देखने को मिले, और कंपनी बता रही थी कि 25,000 के करीब है। और इसी के बाद आप देखें तो एनालिस्ट का मूड बिगड़ गया स्टॉक में, फिर और बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब बात यह है कि जब आईपीओ आया था तब इनके पास 35-36% का मार्केट शेयर था, लेकिन अब देखें तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ पिछले 4 महीने का मार्केट शेयर देखिए क्या तेजी से ड्रॉप हुआ है। अब 18% था अगस्त में, उसके बाद सितंबर में 13% हो गया, अक्टूबर में 12%, अब
जो नया आंकड़ा है हमारे पास नवंबर का सबसे रीसेंट, ये सिंगल डिजिट है, 7%। एक जमाने में 35-36% का मार्केट शेयर, अब सिकुड़ कर रह गया सिर्फ 7%। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनेंशियल्स देखिए, कंपनी ने कभी भी मुनाफा दर्ज नहीं किया किसी भी क्वार्टर में। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो FY25 में इनफैक्ट घाटा बढ़ा ही है कंपनी का। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात किसी भी बिजनेस के लिए तब हो जाती है जब इसकी टॉप लाइन श्रिंक करने लग जाए। इसका डेटा तो बड़ा भयानक है। अब लास्ट क्वार्टर में देखें तो 43% की ईयर ऑन ईयर गिरावट है। इससे पहले क्वार्टर में करीब करीब 50% आप देख लीजिए। क्वार्टर 4 FY25 में 62% और क्वार्टर 3 FY25 में 19%, यानी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़, खराब फाइनेंशियल, स्टॉक में बड़ी गिरावट। ओके, शुक्रिया। तो ये इस समय आपके लिए एक और इस सीरीज़ का स्टॉक यहाँ कहाँ फंस गए हम। चलिए एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, इसमें कोई कमेंट नहीं है किसी कंपनी को लेकर या उसकी मैनेजमेंट को लेकर, सिर्फ एक स्टॉक प्राइस के बिहेवियर पर बात हो रही है। इस शो को यहीं समेटेंगे, इसके बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। हिंदुस्तान जिंक को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, क्यों? दो रीज़न से। एक तो चांदी के भाव जो हैं वो ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं वापस एक बार। हिंदुस्तान जिंक सिल्वर प्रोडक्शन में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और अच्छा, फेड का भी डिसीजन आना, उससे पहले भी थोड़ा सा मार्केट एक एक्सपेक्टेशन रखेगा कि रेट कट आएगा, तो आज हो सकता है कि मेटल्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म भी करें। कल आपको याद होगा हमने हिंदुस्तान जिंक लिया था बिग स्टॉक्स में कल सुबह मार्केट खुलने से पहले, और कल वो पूरे दिन F&O का टॉप गेनर रहा और इंट्राडे में भी शानदार उसने मूवी दिखाया आपको। हिंदुस्तान जिंक में मुझे लग रहा है कि आज भी रैली होनी चाहिए और एटलीस्ट, वरना कल की रैली थोड़ी सी और कंटिन्यूशन करेगी। 10% के मूव आ चुके हैं 3 दिन में हिंदुस्तान जिंक में श्रेया, और शानदार, मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में सबसे, आई एम श्योर कि प्रॉफिट हुआ होगा दर्शकों।